हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। द करियर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है और आज हम प्रयास करेंगे कि कम समय लेते हुए आपको जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर बताते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है। और यकीन मानिए कि अगर इन प्रश्नों को आप देख रहे हैं तो इनमें से कुछ प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे या फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? सिख गुरु हैं। सभी के सभी क्या हैं? सिख गुरु हैं। ठीक है, 9 सिख गुरु हुए थे, आप जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि अकबर ने 500 बीघा जमीन बीबी भीनी को दिया था और उसी जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय अमृतसर जलाशय ठीक है, अमृतसर जलाशय का निर्माण किया और बाद में अमृतसर नगर को भी बसाया। अमृतसर नगर को भी फिर उसी पर बसाया। तो ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा कि अमृतसर की आधारशिला किसने रखी? गुरु रामदास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? ये नहीं पे जोर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर समर्थन किया था पे चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है कि महात्मा गांधी ने किस चीज का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, फोकस करिए, एकदम शब्दों पे फोकस करिए, नहीं तो फिर परीक्षा में दिक्कत आएगी। नहीं किया था और किया था दोनों में अंतर है। ठीक है, क्या लिखा गया है? मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा। इनमें से आप बताइए कौन सा है कि महात्मा गांधी ने इसमें से किसका समर्थन नहीं किया था? बताना है आपको। ए है, देखिए, मद्य निषेध, मदिरा निषेध के पक्ष में हमेशा से महात्मा गांधी थे, पक्ष में थे, है ना। उन्हें चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति मदिरा पान करे। ठीक, ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में गांधी का लक्षण दिखता है। श्रम की गरिमा, वो कहते थे कि जो श्रमिक है उनकी भी एक गरिमा है। लेकिन कभी भी महात्मा गांधी भारी उद्योगों के पक्ष में नहीं थे। भारी उद्योगों के पक्ष में नहीं थे। इस बात पे भारी उद्योगों के पक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि महात्मा गांधी नहीं थे। इनका मानना था कि जो भारत में चलने वाले लघु उद्योग हैं, लघु उद्योग, उनपे इनका जोर था कि जो श्रमिकों द्वारा, जो छोटे छोटे बुनकरों द्वारा किया जाने वाला उद्योग है, उसको ये बढ़ावा देना चाहते थे। जबकि देश की विकास के लिए आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारी उद्योगों की स्थापना हो। ठीक है, तो इसमें से किसका समर्थन नहीं किया? भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखिए, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में कुल सीटें कितनी होंगी? राज्यसभा में कुल सीटें 250, अधिकतम 238 होंगे निर्वाचित, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा। राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, इसका उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहां पे? राज्यसभा में। ठीक, चलिए, मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? मूल्य वर्धित कर को बैट है, ये बैट, बीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, मूल्य वर्धित कर किस पर लगाया जाता है? मूल्य, आयात, उत्पादन, निर्यात। देखिए, सभी उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्य पर लगाया जाता है मूल्य वर्धित कर। इसका मतलब किस पर लगाया जाता है? मूल्य पर लगाया जाता है। ठीक है, कहां लगाया जाता है? मूल्य पर, क्योंकि सभी वस्तुओं के अंतिम उत्पादित मूल्य पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मूल्य हो गया कि मूल्य वर्धित कर मूल्य पे लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। देखिए, कभी कभी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को
विश्व बैंक कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है कि उन देशों को ऋण मुहैया कराना जिनकी विकास अभी धीमी गति से चल रही है, उनके जो बेसिक विकास हैं उनका नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे देशों को क्या करना, ऋण प्रदान करना, पैसा प्रदान करना। ये क्या है, तो कभी कभी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को क्या कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप सीधे सीधे इसको याद रखिए कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को कभी कभी क्या कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है। इसको एकदम दिमाग में आप अपने खोपड़ी में एकदम बैठा लीजिए, ठीक। चलिए, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, गंगा, सतलुज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे पहले कहां पे है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है पंजाब में है। कहां पे, पंजाब। और ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, ठीक। सॉरी, परियोजना है, ठीक। इससे कई राज्यों में, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्यों में मुख्यतः पानी जाता है इसका, ठीक है। तो ये कहां पे है, सतलुज नदी पे है फ्रेंड। कहां पे है, सतलुज नदी पे है। सतलुज नदी पे ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। इसकी आधारशिला आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। जवाहरलाल नेहरू कब रखी थी, 1955 में रखी थी, ठीक है। तो ये कहां पे स्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। कहां पे, सतलुज नदी पे, ठीक है। चलिए, जियोलाइट क्या है, देखिए जियोलाइट क्या होता है। जियोलाइट बेसिकली एक प्रकार का पदार्थ है जो निकलता है ज्वालामुखी से। जब जो पदार्थ निकलता है उसकी कंदराओं में, ज्वालामुखी की कंदराओं में ये पाया जाता है, कंदराओं में पाया जाता है। और मुख्यतः यह क्या होता है, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना होता है। क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना होता है। तो जियोलाइट आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे जाते हैं, अभी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और इसी प्रकार के प्रश्नों को, क्योंकि आसान प्रश्नों के उत्तर तो सभी लोगों को आता है, ठीक है, लेकिन आप उनसे अलग कैसे होंगे, आप उनसे अलग तब होंगे जब कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आप जानते रहेंगे जो बाकी लोग नहीं जानते हैं, तब जाकर के आप उनसे अलग होंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पर सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करके आए हैं, कमर कस के आए हैं, लेकिन उनसे आपको अलग होना है। तो कैसे होना है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानिए जो बाकी लोग नहीं जानते हो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है, पानी, बर्फ, एथिलीन या फिर एसीटोन, किसका घनत्व जो है ज्यादा होता है। देखिए, यहां पे घनत्व की बात कही गई है, ठीक है। तो सर्वाधिक, देखिए यहां से अगर आप समझिए कि पानी में अगर आप बर्फ को डालते हैं तो बर्फ ऊपर तैरने लगता है, ठीक। जब आप पानी में बर्फ को डालेंगे तो क्या करता है, बर्फ ऊपर तैरने लगता है। इसका मतलब कि बर्फ से तो ज्यादा है पानी का घनत्व। जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा और जिसका घनत्व कम रहेगा तो कम घनत्व वाला ऊपर तैरेगा, है ना। इन सभी में सर्वाधिक घनत्व पानी का है, उसके बाद बर्फ का है, फिर एसीटोन का है, फिर किसका है, एथिलीन का। एसीटोन का बहुत कम घनत्व है, 0.0017 ग्राम पर सीएम क्यूब है इसका, ठीक है। और इसका 0.998 सीएम क्यूब है, ठीक है। इसका है 0.917 और इसका है 0.7849
cm3 इन सभी का घनत्व है। ठीक है, इन सब में आप देख पा रहे होंगे कि पानी का घनत्व क्या है, सर्वाधिक है इन सभी में। ठीक है, ऐसे प्रश्न एकदम पूछे जाते हैं, स्ट्रेटेजिक जीके के स्टैटिक जीके के प्रश्न है ये। ठीक है, और आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये विगत वर्षों में भी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? समांतर उच्च प्रतिरोध, समांतर निम्न प्रतिरोध, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध या श्रृंखला में निम्न प्रतिरोध। देखिए गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का क्या है, अमीटर है। क्या है, अमीटर है, जो धारा को मापने के काम में आता है। क्या आता है, धारा को मापने के काम में आता है, मापने के काम आता है ना। इसे अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो इसको श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ करके इसको हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके उसे जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। ठीक है, फिजिक्स का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन की खोज किसने की? हेलहैंगर, माइकल फैराडे, ब्रूस एमिस या फिर निकोलस एपेरेट। ठीक है, देखिए माइकल फैराडे ने पेट्रोलियम में 1825 में बेंजीन नामक एक द्रव पदार्थ को जो है खोजा। तो इसका खोज किसने की? तो ये हो जाएगा माइकल फैराडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइकल फैराडे। लेकिन 1834 में इसका नाम जो बेंजीन दिया है उन्होंने मीटरसले ने दिया है। किसने दिया है, मीटरसले ने। मीटरसले ने इसका नाम क्या रखा, बेंजीन रखा, बेंजीन। ठीक है, बेंजोइक अम्ल में इसकी खोज की और इसका नाम जो है बेंजीन रखा। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक पेट्रोलियम में बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। तो इसका खोजकर्ता कौन है, माइकल फैराडे है। अगर आपको कहा जाए कि बेंजीन नाम इसका किसने रखा, तो मीटरसले ने रखा। और कब रखा, तो 1834 में रखा। ठीक है, उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए लगे रहिए। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? छोटी आंत, मस्तिष्क, अग्नाशय या फिर यकृत। देखिए यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत। ठीक है, पाचन ग्रंथि है या सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी, यकृत। और यकृत को जैव रसायन की प्रयोगशाला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जैव रसायन की प्रयोगशाला। ठीक है, जैव रसायन की प्रयोगशाला। ठीक है, यकृत को कहते हैं, सामान्यतः यकृत जो है 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में। ठीक है, लीवर जिसको बोलते हैं यकृत। ठीक, तो जैव रसायन की प्रयोगशाला किसे कहते हैं, यकृत को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? एकदम आसान सा उत्तर है यार, लेकिन यहां भी कुछ लोग जो है गलतियां करके चले आते हैं क्योंकि पढ़े नहीं होते हैं। ठीक है, विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी, और इसके कारण स्कर्वी, स्कर्वी होता है इसके कारण, और विटामिन के कारण हीमोफीलिया, हीमोफीलिया या फिर रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो सलाह क्या दिया जाता है, गाजर खाइए, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। ठीक है, इन सबको अगर खाते रहेंगे तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। ठीक है,
तो आंखों के लिए विटामिन ए। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी होती है? सिंपल सा प्रश्न है, कमांड लैंग्वेज होता है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा को क्या कहते हैं? कमांड लैंग्वेज, जो उसी का ही अपना भाषा है। ठीक, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? कमांड लैंग्वेज। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से होती है? बिहार और बंगाल में कोयले का अत्यधिक दोहन, ये तो हो ही नहीं सकता, बिहार से क्या मतलब है भाई साहब, पूरे भारत की बात है। हिंडरलैंड में आर्सेनो पायराइड का अत्यधिक दोहन, बिल्कुल नहीं। प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, या फिर प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन, बताइए किसका होता है? ठीक है, आर्सेनिक एक प्रकार का हानिकारक तत्व होता है। देखिए, चूहे मारने वाली दवाई जो फेंकी जाती है, या फसलों में जो दवा दी जाती है, वो भी जल के साथ घुल करके जाता है, और कभी कभी जो बरसात होती है उसमें भी आर्सेनिक की मात्रा कही जाती है कि उसमें भी है आर्सेनिक की मात्रा। ठीक है, तो वो आर्सेनिक की समस्या मुख्य रूप से किससे होगी? प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, जिस जगहों पे भूजल का अत्यधिक, भू मतलब भूमि के नीचे, यहां देखिए उसी से मिलता जुलता एक और है, लेकिन यहां भूपृष्ठीय जल है, ऊपर की बात कर रहा है, वो नहीं होगा। भूजल मतलब नीचे की बात जहां पे हो, तो भूजल का अत्यधिक दोहन जब होता है तो वहां पे आर्सेनिक की समस्या हो जाती है। तो इसका उत्तर कौन सा है? सी है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस संगठन ने समुद्री परिवहन समीक्षा 2024 रिपोर्ट जारी की? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCDAT, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, देखिए समुद्री परिवहन समीक्षा, देखिए यूनेस्को भी जारी करता है समुद्री रिपोर्ट, यूनेस्को यूनेस्को जारी करता है, और एक क्या देखता है कि समुद्र में उसकी गर्मी कितनी, वो गर्म कितना हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी कितनी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी, और क्या, अम्लीयता कितनी बढ़ रही है, अम्लीयता की वृद्धि, और क्या, जल स्तर की वृद्धि, जल स्तर की वृद्धि। ठीक है, इन सभी की जांच के लिए यूनेस्को रिपोर्ट जारी करता है, समुद्री परिवहन रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या कहा गया है कि समीक्षा रिपोर्ट, तो समीक्षा रिपोर्ट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यू, देखिए UNCTAD एक संगठन है, यह जारी करती है, और इसका देखना यह काम होता है कि वो समीक्षा करती है कि समुद्र को बचाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं, आवश्यक चीजें हैं, इस पर वो बल देती है, और किस पे किस क्षेत्र पर काम करने की आवश्यकता है, इस समीक्षा के माध्यम से काम किया जाता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नामित सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त कैंसर उपचार की घोषणा की है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार? देखिए ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं, और इसमें नेपाल ने ये 16 नवंबर से प्रभावी है, 16 नवंबर 2024 से ये प्रभावी है, और इसने कहा कि माता पिता को अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है, और उसने कहा कि हम जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मुफ्त में कैंसर का इलाज करेंगे। ठीक है, भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी नहीं हो पाता है, लेकिन नेपाल छोटा सा देश कर दिया है। ठीक है, चलिए, खबरों में रहा कालका शिमला रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे कालका और शिमला दोनों, तो कालका हरियाणा में पड़ता है, और शिमला तो आप जानबे करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला कहां पे है? हिमाचल, कहां पे?
हिमाचल। हिमाचल देखिए, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? हरियाणा और हिमाचल। यह जो रेलवे परियोजना है, यह रेलवे परियोजना विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ध्यान रखिएगा, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या है? पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। ऐसा क्यों है? क्योंकि और सुनिए, कालका से शुरू होकर के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तक जाती है और यह हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशनों से गुजरती है, एकदम वादियों से। ठीक है, एकदम वादियों से होकर गुजरती है। बड़े पर्यटक जो है उसको देखने जाते हैं, बड़ा मजा आता है वहां से जाने में। ठीक है, तो ये कहां की परियोजना है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं? अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों जिले कहां पे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में है, जिला है, ये भी उत्तर प्रदेश का जिला है और कासगंज भी उत्तर प्रदेश का जिला है। तो शुरुआत कहां की गई? उत्तर प्रदेश में की गई है। ठीक है, देखिए 2017 में मेडिकल कॉलेज पूरे यूपी में केवल 39 थे, लेकिन अब कितने हैं? 78 है। एमबीबीएस की सीटों में 108% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अन्य जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े पढ़ाई हैं उसमें 181% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 3 नए मेडिकल कॉलेज कहां पे खोले गए? उत्तर प्रदेश में खोले गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 नए मेडिकल कॉलेजों को हाल ही में मंजूरी दी गई है खोलने के लिए। ठीक, चलिए हाल ही में खबरों में रहा वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? वाइपर मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? क्या इसरो से है, या फिर सीएनएसए से है, या नासा से, या फिर ईएसए से है? देखिए, ये जो मिशन था इसका आंशिक परीक्षण किया गया था। वाइपर का आंशिक परीक्षण किया गया था, आंशिक परीक्षण। फिर इसे वापस जो है हटा लिया गया कि अंतरिक्ष संगठन से जो है उसे भेजा ही नहीं गया, मिशन पर भेजा ही नहीं गया। इसे कहा जाना था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाना था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको जाना था, ध्रुव पर, और जाकर वहां क्या करना था? पानी, बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करना इसका काम था। और यह जो है नासा का मिशन था। किसका था? नासा का मिशन था। हाल ही में खबरों में रहा वोलेंटाइन इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन किस अंतरिक्ष संगठन से जुड़ा है? तो नासा का। इसका आंशिक परीक्षण किया गया। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाना था और वहां पे पानी, बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करना था। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न हमारा आज का। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम कहां लॉन्च किया गया? दुबई, नई दिल्ली, पेरिस या फिर लंदन में? ठीक है, देखिए ये दुबई में लॉन्च किया गया है। दुबई में वहां के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल महतूम, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून के संरक्षण में विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य था वैश्विक कार्यक्रम को सशक्त बनाना, वैश्विक कार्यक्रम को
सॉरी, सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना, अवसरों को खोलना, और क्या, प्रगति को आगे बढ़ाना, प्रगति को आगे बढ़ाना। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है हमारी खांसी से, इसके लिए जो है लाइकली मत लीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा जुकाम हुआ है। ठीक है, तो आज के हमारे 20 प्रश्न थे। उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारी में ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।